So next is our topic, saving income. The main type of saving income is bank and building society interest. Other sources of saving income, it is interest from NS&I, means National Saving and Investment Accounts. Remember that. It includes both NS&I investment account and NSI&I direct saver accounts. Interest from gilt edged securities, you can say government bonds such as treasury stock and exchequer stock. Interest from quoted company loan stock, also called company bond, डिबेंचर और लोन नोट, ये सब आपकी सेविंग इनकम है. एंड इंटरेस्ट फ्रॉम NSI सर्टिफिकेट्स एंड प्रीमियम बॉन्ड आर एग्जाम. सो रिमेंबर, आपने ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके पास नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है या फिर नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट सेवर अकाउंट है, तो इनसे जो आपको इनकम मिल रही है वो सेविंग इनकम है, जिसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे शामिल करते हैं. लेकिन अगर आपकी इनकम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट से है तो ये आपके लिए एग्जम्प्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जम्प्ट इनकम इज प्रीमियम बॉन्ड विनिंग. An individual is taxed on the amount of saving income received a tax year. Another important factor is this: an individual is taxed on the amount of saving income received a tax year. अब सेविंग इनकम के हवाले से कुछ आपको कंसेशन दी जाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है सेविंग इनकम निल रेट बैंड. सो इट अप्लाई इन फेयरली लिमिटेड सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की नॉन सेविंग इनकम जो है वो 5000 से लेस है, तो इस सिलसिले में फिर उसे सेविंग इनकम निल रेट बैंड का बेनिफिट मिलेगा. व्हाट डज इट मीन्स कि आपकी जो सेविंग इनकम निल रेट बैंड में आती है उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बट ये अप टू 5000 है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम ज़ीरो है तो ऐसी सूरत में फर्स्ट 5000 ऑफ सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट ज़ीरो. आपकी अगर नॉन सेविंग इनकम ज़ीरो है तो आपकी फर्स्ट 5000 ऑफ सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%. या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ये बात की जाए कि आपकी नॉन सेविंग इनकम 1800 है, तो आपके पास अप टू 5000 फर्दर जो आपके पास इनकम का गैप बन रहा है 3200 का, तो 3200 की सेविंग इनकम आपकी 0% पे टैक्स होगी. इफ़ योर नॉन सेविंग इनकम इज़ लेट्स से 1800, देन अप टू 5000 जितना फर्दर आपके पास इनकम का गैप है 3200 का, इतनी सेविंग इनकम आपकी 0% पे टैक्स होगी. इसी बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 1000 है तो अप टू 5000 जो इनकम का गैप है वो 4000, तो इट मीन्स कि 4000 की आपकी सेविंग इनकम 0% पे टैक्स होगी. तो हमने ये अप टू 5000 तक कंसिडर करना है सेविंग इनकम निल रेट बैंड. सो लेट्स कंसिडर द स्टेटमेंट. If no taxable non-saving income, the first 5000 of taxable saving income is taxed at 0%. In effect, received tax-free. And second point, if taxable non-saving income is below 5000, just like यहाँ पे आपके पास below 5000 है, saving income falling into the rest of the first 5000, up to 5000 जो बाकी आपकी saving income आती है, जैसे कि अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 1800 है, 1800 है, तो अप टू 5000 3200 की जो इनकम है सेविंग इनकम, ये 0% पे टैक्स होगी. सो यही कहा जा रहा है, फॉलोइंग इनटू द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट 5000 इज टैक्स एट 0%. राइट. टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम अगर 5000 से बढ़ जाती है तो ये जो 0% का स्टार्टिंग रेट है ये फिर एप्लीकेबल नहीं है. यानी एक पर्सन की अगर नॉन सेविंग इनकम 5000 से ज़्यादा है तो फिर आपके पास ये जो स्टार्टिंग रेट की कंसेशन है ये नहीं दी जाएगी सेविंग इनकम पर. सेकंड आपके पास है सेविंग इनकम निल रेट बैंड. पहले तो हमने ये कंसिडर किया कि नॉन सेविंग इनकम की बेस पे सेविंग इनकम की कुछ कंसेशन दी जाती है. फर्स्ट सेट ऑफ रूल में क्या है
कि नॉन सेविंग इनकम की अमाउंट की बेस पे सेविंग इनकम पे कंसेशन दी जाती है। सेकंड, ये जो सेट ऑफ रूल है सेविंग इनकम नील रेट बैंड, यहाँ पे टोटल इनकम की बेस पे सेविंग इनकम पे कुछ कंसेशन दी जाती है। और वो कुछ इस तरह से है कि अगर एक पर्सन की टोटल इनकम बेसिक रेट बैंड पे लाई करती है तो नेक्स्ट 1000, यानी पहले वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा स्टार्टिंग रेट का बेनिफिट, इसके अलावा 1000 की जो सेविंग इनकम है वो 0% पे टैक्स होगी। फर्स्ट, स्टार्टिंग रेट के बेनिफिट के अलावा इफ़ योर टोटल इनकम लाइज इन द बेसिक रेट बैंड, यानी आपकी टोटल इनकम 37,700 तक है, तो इन दैट केस आपकी जो फर्दर 1000 की सेविंग इनकम है स्टार्टिंग रेट के अलावा, इट विल बी टैक्स एट 0%। और अगर आपकी टोटल इनकम हायर रेट टैक्स पेयर है, मीन्स 37,700 से 1,50,000 के दरमियान है, तो सच रेट बैंड इज सेट टू बी हायर रेट बैंड। तो अगर एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम 37,700 से 1,50,000 है, यानी हायर रेट टैक्स पेयर है वो, तो ऐसी सूरत में उसकी फर्दर 500 की सेविंग इनकम 0% पे टैक्स होगी। तो रिमेंबर दैट एक पर्सन की जो टोटल इनकम है वो या तो बेसिक रेट बैंड पे हो सकती है या फिर हायर रेट बैंड पे, दोनों पे तो नहीं हो सकती। सो आपके पास जो फर्स्ट सेट ऑफ रेट है, रूल्स है, वो अप्लाई करने के बाद ये सेकंड सेट ऑफ रूल भी अप्लाई होता है। फर्दर कंसेशन दी जाती है किसको, एक इंडिविजुअल को, कि जिसकी इनकम बेसिक रेट बैंड या हायर रेट बैंड पे। बट अगर एक इंडिविजुअल की इनकम एडिशनल रेट बैंड पे हो, यानी 1,50,000 से ज़्यादा हो, तब ऐसी कोई कंसेशन नहीं है। एक बात जो पहले भी कंसिडर की गई थी कि सेट ऑफ रिलीफ एंड द पर्सनल लोन्स की बात है, तो TX एग्जामिनेशन मतलब F6 के एग्जामिनेशन के लिए जो पर्सनल अलाउंस है वो डिडक्ट किया जाएगा इन द इनकम इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम में से, फिर सेविंग इनकम में से, एंड देन फिर डिविडेंड इनकम में से। सेम इज द केस फॉर रिलीफ। Remember that in the tax examination, the personal allowance and reliefs are deducted from income in the following order. For example, Jane received a bank interest of 4,000 during the tax year 22-23. Calculate Jane income's tax liability assuming she also had employment income. यानी हमने 3 सिचुएशन कंसिडर करनी है कि उसका बैंक इंटरेस्ट तो 4,000 है, अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 10,000 है तब हमने कैसे टैक्स की लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है, स्टार्टिंग रेट या फिर सेविंग रेट अप्लाई करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज सेड टू बी नॉन सेविंग इनकम और ये आ जाएगी आपके पास सेविंग इनकम और ये टोटल। तो सबसे पहले हम इसकी रिकॉर्ड करते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम इसकी कितनी है, फर्स्ट केस में एक केस हम कर रहे हैं 10,000 से टोटल 10,000 आ गया। देन फिर इसका बैंक इंटरेस्ट दैट इज सेविंग इनकम और ये 4,000 है, राइट। तो ये टोटल कितनी होगी आपके पास 10,000 की सेविंग इनकम, 10,000 की नॉन सेविंग इनकम, 4,000 की सेविंग इनकम और इन टोटल आ गई है 14,000। कोई रिलीफ नहीं है तो हम पहले पर्सनल अलाउंस यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। और पर्सनल अलाउंस को किस तरतीब से डिडक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम विच नॉन सेविंग इनकम। तो जो भी आपका पर्सनल अलाउंस है 12,570, उसमें से 10,000 आप पहले डिडक्ट करेंगे नॉन सेविंग इनकम में से और बाकी 2,570 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेविंग इनकम। टोटल कितना है आपका पर्सनल अलाउंस 12,570 और इसका फर्स्ट एज
पर द रूल फॉर द टैक्स एग्जामिनेशन F6 एग्जामिनेशन हमने इसे नॉन सेविंग इनकम में से डिडक्ट करना है, देन फिर सेविंग इनकम से, एंड देन आपने देखना है कि कितनी इनकम रहेगी. सो आफ्टर दिस पर्सनस नॉन सेविंग इनकम इज 0. सेविंग इनकम विल बी 1430 एंड 1430 आपकी टोटल इनकम. सो टैक्स लायबिलिटीज़ की कैलकुलेट करते हैं. टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करते हुए फर्स्ट हम नॉन सेविंग इनकम की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे नॉन सेविंग इनकम 0 है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी भी 0 आ जाएगी, राइट. और सेविंग इनकम आपके पास नो डाउट 1430 है, बट इट विल बी टैक्स अगेन एट 0%. वाई सो? क्योंकि स्टार्टिंग रेट के मुताबिक अगर नॉन सेविंग इनकम आपकी 0 है तो अप टू 5000 ऑफ योर सेविंग इनकम कैन बी टैक्स एट 0%. तो ये तो सही सिर्फ 1430. हमारे पास तो 5000 तक की लिमिट थी कि 5000 तक की सेविंग इनकम 0% पे टैक्स की जा सकती है, बट इट इज़ ओनली 1430. तो ये सारी की सारी सेविंग इनकम 0% पे टैक्स की जाएगी. नेक्स्ट है आपके पास 15,000 की आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम को कंसिडर करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. एम्प्लॉयमेंट इनकम इज नॉन सेविंग इनकम and total. Employment income is 15,000. Saving income is 4,000. But we have to record it according to the format. So it will be 15,000 here and saving income यानी बैंक इंटरेस्ट आपके पास लिख लें इसको, that is 4000. ये हर जगह पे ना आपके पास क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ नई बात आएगी. सो केयरफुली इसे अंडरस्टैंड करें. ये आ गई इसकी टोटल इनकम. देन चूंकि रिलीफ नहीं है पर्सनल अलाउंस डिडक्ट करते हैं. नाउ दिस टाइम वी कैन डिडक्ट द होल पर्सनल अलाउंस फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम बिकॉज नॉन सेविंग इनकम इतनी ग्रेटर है कि हम उसमें से डिडक्ट कर सकें. सो देयर इज नो पर्सनल अलाउंस अवेलेबल टू रिड्यूस द सेविंग इनकम. आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस आपकी जो नॉन सेविंग इनकम है ये आ जाएगी 2430. सेविंग इनकम आ जाएगी 4000 and total will be 6430. As per the rule, first you have to calculate the tax liability on the non-saving income. So it will be 2430 at the rate of 20% and this will be 486 of tax liability. राइट कि आपके पास जो नॉन सेविंग इनकम थी 2430 की उस पर आपने 20% टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की. नाउ एज पर रूल अप टू 5000 तक की लिमिट है ना. 5000 में से 2430 की जो आपने नॉन सेविंग इनकम टैक्स कर ली है, बाकी रिमेनिंग आपके पास 2570 की अमाउंट है सेविंग इनकम की जिसे 0% पे टैक्स किया जा सकता है, राइट. एज पर रूल जो हमने पढ़े थे, रूल क्या है कि टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम इज बिलो 5000, सेविंग इनकम फॉलोइंग इनटू द रेस्ट ऑफ फर्स्ट 5000 इज टैक्स एट 0%, राइट. तो आपके पास चूँकि 5000 तक का हमने देखना था, अप टू 5000 अभी रिमेनिंग जो ब्रैकेट मौजूद है इनकम की वो है 2570. तो 2570 की आपकी सेविंग इनकम 0% पे टैक्स होगी, राइट. नाउ
वी हैव टू अप्लाई द सेविंग इनकम नील रेट बैंड रूल। पहले हमने स्टार्टिंग रेट ही अप्लाई करके फाइंड आउट किया है। सेविंग इनकम नील रेट बैंड के मुताबिक हमें ये कंसिडर करना है कि हमारी टोटल इनकम कितनी है। दिस इज 6430। तो ये किस रेट बैंड पे लाया करती है? ये बेसिक रेट बैंड पे लाया करती है। और अगर बेसिक रेट बैंड पे लाया करती है तो इन दैट केस फर्स्ट 1000 ऑफ योर basic rate taxpayer, the next 1000 fall in the saving income nil rate band and is taxed at 0%. इसका मतलब है फर्दर 1000 की सेविंग इनकम 0% पे टैक्स की जाएगी। ये सेविंग इनकम नील रेट बैंड के मुताबिक है। अब आप देखें कि उसकी टोटल सेविंग इनकम 4000 थी, उसमें से 2570 इसलिए 0% पे टैक्स हुई कि स्टार्टिंग रेट अप्लाई किए। 1000 की सेविंग इनकम इसलिए 0 रेट पे टैक्स हुई क्योंकि ये सेविंग इनकम नील रेट बैंड थे। बाकी उसकी इनकम रहेगी सिर्फ 430 एंड दिस 430 विल बी टैक्स एट 20%. So it will be 86, I think so. So the total would be 486 plus 86, this will be 572. ये उसकी total tax liability आ जाएगी। So an important one question, you have to consider this. Then हमने third part इसका करना है। In the third part, the employment income is given as 30,000. Non-saving income, saving income, total. Employment income is now 30,000. Bank interest remains the same 4,000 as per question. So total non-saving income is 30,000, saving income is 4,000 and total income is 34,000. This is said to be total income. आपने ये कंप्लीट लिखना है, टोटल इनकम पूरा मेंशन करना है, टीआई नहीं मेंशन करना, ना ही बैंक इंटरेस्ट के लिए बीआई। यू हैव टू राइट इन फुल। नाउ आफ्टर टोटल इनकम यू हैव टू डिडक्ट द पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस इज 12,570. No personal allowance remaining that could be deducted from saving income. तो अब आपके पास आ जाता है 17,430 की टैक्सेबल इनकम, नॉन सेविंग इनकम की 4,000 की टैक्सेबल इनकम सेविंग इनकम की, एंड इन टोटल 21,430 of taxable income. Now for the calculation of taxable liability, first we have to tax the non-saving income. Non-saving income है 17,430 और इसे टैक्स करेंगे 20% पे and it will be 3486. It is 3486. So 3486 आ गया आपके पास tax liability on the non-saving income. Now we need to consider whether the starting rate will be applicable. क्या starting rate applicable है? Answer है no. क्यों नहीं applicable? क्योंकि इस पर्सन की नॉन सेविंग इनकम 5000 से ज़्यादा है, सो स्टार्टिंग रेट अप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद क्या सेविंग रेट बैंड अप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज आपके पास इस पर्सन की टोटल इनकम 21,430 है जो कि बेसिक रेट बैंड पे लाया करती है। इसका मतलब है 1000 ऑफ योर सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%. Remaining 3,000 of your saving income will be taxed at normal, means 20%. So it will be 600.
total tax liability would be 4086. Each and every example has some new implication, so carefully consider this. Now what you have to do from your Kaplan study text, you have to follow this illustration 1, which is on PDF page number 113. After understanding this, आपको क्या करना है, आपको illustration 1 जो है PDF पेज नंबर 113 की वो सॉल्व आउट करनी है. अनदर डिटेल क्वेश्चन जिसमें हमारे पास अमाउंट्स को हम फर्दर इंक्रीज करके देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है. अलोंसो रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 8000 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22-23. कैलकुलेट his tax liability assuming he also had trading income, और ट्रेडिंग इनकम इसकी 45,000 ए पार्ट में हमने सपोज करनी है, बी पार्ट में 55,000 और सी पार्ट में 145. तो इम्प्लीकेशन देखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम किस रेट बैंड पे इनकम लाया करती है, कैसे उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जानी है. सो फॉर्मेट इज सेम. So this is first employment income, which is said to be 45,000. And his bank interest again is given as 8,000 now. So the total will be total income is 45,000 plus 8,000 of saving income, total 53,000. As there is no relief mentioned, so first हम क्या करेंगे, पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट करेंगे और पर्सनल अलाउंस 12,570 का सिर्फ नॉन सेविंग इनकम में से ही डिडक्ट होगा, बिकॉज वी हैव अनफ नॉन सेविंग इनकम अवेलेबल विद अस. सो आफ्टर दिस द टैक्सेबल इनकम वुड बी 32,430, saving income 8,000 and total income 40,430. तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कि हमारी टोटल इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड कर गई है. सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी, कोई स्टार्टिंग रेट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि नॉन सेविंग इनकम 5,000 से ज़्यादा है. सो फर्स्ट हम नॉन सेविंग इनकम 32,430 पे जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 20%, दिस विल बी 6,486. तो आपके पास नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स आ गया 6,486. नाउ इम्पॉर्टेंट वन, आप ये देखें कि इस पर्सन की टोटल इनकम 40,430 है. 40,430 है तो इसका मतलब है हायर रेट बैंड पे लाई करती है. और एज़ पर रूल अगर एक पर्सन की इनकम हायर रेट बैंड पे लाई कर रही है तो नेक्स्ट 500 फॉल्स इन द सेविंग इनकम नील रेट बैंड इज टैक्स एट 0%. आपके पास 500 की जो इनकम है इट विल बी टैक्स एट 0%. तो सेविंग इनकम में से 500 ऑफ योर सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%, राइट. अब कितनी है उसकी टोटल इनकम, सेविंग इनकम 8,000, उसमें से 500 के बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि ये 0% पे टैक्स होगी. तो इज दैट नाउ 7,500 ऑफ रिमेनिंग सेविंग इनकम will be taxed at 20%? Answer is no. We have to consider here the basic rate band limit which is 37,700. तो अगर हम बेसिक रेट बैंड देखें 37,700,
उसमें से 32,430 की अमाउंट तो आप टैक्स कर चुके हैं नॉन सेविंग इनकम की, बाकी रहेगी आपकी इनकम 5,270। इस 5270 में से आप 500 की सेविंग इनकम भी टैक्स कर चुके हैं। सो नाउ यू हैव 4,770 ऑफ इनकम अवेलेबल दैट कैन बी टैक्स एट बेसिक रेट। तो हमने ये भी देखना है, ना सिर्फ नील रेट बैंड अप्लाई करनी है, बल्कि ये भी देखना है कि कितनी इनकम अप टू बेसिक रेट बैंड आपकी रह जाती है। तो यू नो दैट द बेसिक रेट बैंड इज़ 37,700। अब उस 37,700 में से आप 32,430 की सेविंग इनकम टैक्स कर चुके हैं। बाकी आपके पास जो अनयूज बेसिक रेट बैंड रह गया वो 5,270 है। इस 5,270 के अनयूज बेसिक रेट बैंड में से भी 500 की सेविंग इनकम टैक्स होगी। बाकी आपका अनयूज बेसिक रेट बैंड रह गया 4,770। इस 4,770 को आप टैक्स करेंगे 20% पे। So it will be 954, राइट। अब आपने ये देखना है कि आपकी 8,000 की सेविंग इनकम में से 500 को भी आपने टैक्स कर दिया और 4,770 को भी टैक्स कर दिया। आफ्टर दिस हाउ मच ऑफ योर सेविंग इनकम रिमेन्स, दैट इज इन एक्सेस ऑफ बेसिक रेट बैंड। तो 8,000 में से आप ये लेस कर दें 5270, 2730। तो आपकी जो 2730 की इनकम रह गई है सेविंग इनकम, दैट विल बी टैक्स एट 40%। ठीक है, $1092। रिमेंबर ये जो 2730 का पोर्शन है, ये आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 40,430 की जो आपकी टोटल इनकम है, 40,430 की जो टोटल इनकम है, इसमें से बेसिक रेट बैंड की लिमिट लेस कर दें तब भी ये अमाउंट आ जाती है। सो दोनों तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस पर्सन। सो दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सो यू नीड टू कंसिडर, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको दोबारा रिवाइज भी करें, क्योंकि एक ही दफ़ा में कई दफ़ा कोई पॉइंट मिक्स हो जाता है तो उसे दोबारा कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं कि जहाँ पे उस पर्सन की एम्प्लॉयमेंट इनकम जो कि नॉन सेव इनकम है वो 55,000 है। और बैंक इंटरेस्ट इसका है 8,000 ही। So in this way the total income would be 55,000 of non-saving income, 8,000 of saving income, so total would be 63,000. Then आप इसमें से पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे 12,570. All personal allowance would be deducted from non-saving income. So it will be 42,430. 8,000 and this will be 50,430. सो अब इस क्वेश्चन में नई इम्प्लीकेशन क्या है कि आपकी नॉन सेविंग इनकम ही जो है वो बेसिक रेट बैंड से एक्सीड कर रही है। तो हर एक पार्ट ऑफ एग्जांपल में कुछ नई बात है जिसे आपने अंडरस्टैंड करना। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी, नॉन सेविंग इनकम की टैक्स लायबिलिटी हम पहले कैलकुलेट करते हैं। 37,700 ऑफ योर नॉन सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 20%, तो ये आ जाता है 7,540. हाउ मच ऑफ दिस पर्सनस नॉन सेविंग इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 37,700?
कितनी उसकी इनकम ग्रेटर है, दैट इज 4730। तो 4730 ऑफ हिज नॉन सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 40%। ये आ जाती है 1892, राइट। देन इसके बाद हम सेविंग इनकम को कंसिडर करते हैं। अगेन इसके लिए हमने देखना है कि इस पर्सन की टोटल इनकम क्या है। रिमेंबर यहाँ पे स्टार्टिंग रेट अप्लाई नहीं होता क्योंकि नॉन सेविंग इनकम 5000 से ज़्यादा है, लेकिन आपका जो सेविंग इनकम नील रेट बैंड है वो अप्लाई होगा, क्योंकि अगर आपकी टोटल इनकम हायर रेट बैंड पे लाई करती हो तो फर्स्ट 500 ऑफ योर सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%, तो 0 आ जाएगा, राइट। रिमेनिंग अब आपके पास सेविंग इनकम रहेगी 7500, दैट विल बी टैक्स एट 40%। सो आई थिंक सो इट विल बी 3000। सो सम अप कर लेंगे इस सारी अमाउंट का, ये इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी आएगी। नाउ इन द थर्ड एग्जांपल 1,45,000 इज एम्प्लॉयमेंट इनकम। Employment income is 1,45,000, and then saving income means bank interest is remains the same 8,000 in our example. Total income would be 145, 8 and 153,000. Now important consideration is that this person has no contribution to personal pension fund, has no contribution to gift aid donation। तो ना ही इस बंदे ने कोई गिफ्ट एड डोनेशन दिया है, ना ही इसकी कोई कंट्रीब्यूशन जो है पर्सनल पेंशन फंड की है। सो दैट इज़ वाई आपके पास जो पर्सनल अलाउंस है इस पर्सन का वो 0 हो जाएगा, राइट। क्योंकि वी नो दैट कि एडजस्टेड नेट इनकम इज 1,25,140 और मोर, देन फॉर दैट पर्सन देर इज़ नो पर्सनल अलाउंस अवेलेबल, सही। सो इस पर्सन की इनकम, टैक्सेबल इनकम भी 1,45,000, 8,000 और 1,53,000 हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने ये कंसिडर करना है कि नॉन सेविंग इनकम का जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है वो यूज़ कर रहे हैं। यह आ गया टैक्स 7540। दैन उसके बाद हमने ये कंसिडर करना है कि रिमेनिंग कितनी आपकी नॉन सेविंग इनकम रहेगी। 1,45,000 की नॉन सेविंग इनकम है, जिसमें से 37,700 की बेसिक रेट बैंड की टैक्स की कैलकुलेशन कर ली गई, या रिमेनिंग इनकम 107,300। तो रिमेनिंग 107,300 ऑफ हिज नॉन सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 40%। आ जाएगी 42,920, राइट। देन इसके बाद हमने ये देखना है कि अब हम 1,45,000 तक की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सेविंग इनकम 8,000 को नहीं कंसिडर करेंगे, हम ये देखेंगे कि हायर रेट बैंड की लिमिट 150,000 है। 150 में से 145,000 हम टैक्स कर चुके हैं, तो सेविंग इनकम में से फर्स्ट 5,000 तो आपका 40% पे टैक्स होगा, क्योंकि हायर रेट बैंड की लिमिट 150,000 है। तो फर्स्ट हमने 5,000 की जो सेविंग इनकम है उस पर 40% टैक्स कैलकुलेट किया, एंड रिमेनिंग जो आपकी सेविंग इनकम 3,000 है वो आपके पास 45% की रेट पे टैक्स होगी।
रिमेंबर सेविंग इनकम नील रेट बैंड अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर्सन की टोटल इनकम एडिशनल रेट बैंड पे लाई करती है, और अगर टोटल इनकम एडिशनल रेट बैंड पे लाई करे तो कोई टैक्स कंसेशन नहीं रहती। सो 3000 का 45% हम देखते हैं क्या आ जाता है। तो एवरी क्वेश्चन हैज सम न्यू इम्प्लीकेशन। सो अब आप इन चारों की टोटल कर लेंगे, इन चारों अमाउंट्स का, एंड यू विल गेट दैट कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या है। राइट, अब इसके बाद एक और पॉइंट जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को उसे कंसिडर करना है, एंड दैट इज मीन एज पे एज यू अर्न। पे एज यू अर्न का क्या मतलब है? HMRC, the tax authority in UK, has made a rule for the employer that they have to deduct some amount from their employee's income as tax liability and deposit to HMRC। यानी HMRC ने एम्प्लॉयर्स को ये कहा है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते वक्त कुछ अमाउंट टैक्स की डिडक्ट कर लेंगे, और ये अमाउंट टैक्स की डायरेक्टली पे कर दी जाएगी किसको? HMRC को। लाइक इफ़ आई एम एन एम्प्लॉय, मेरी इनकम जो है 10,000 है, उस 10,000 में से 1,000 वो डिडक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉयर मेरे डिडक्ट कर लेंगे और टैक्स अथॉरिटीज़ को पे कर देंगे एज माई टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब है जब मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी तो मैं उस वक्त ये कंसिडर करूँगा कि 1,000 तो मैं पहले से ही पे कर चुका हूँ, बाकी जो अमाउंट रहेगी है वो मेरी टैक्स लायबिलिटी है। पे एज यू अर्न, दिस इज़ द टर्म नेम, कि आपके पास अगर एम्प्लॉय की इनकम में से ऑलरेडी कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर ने टैक्स लायबिलिटी की डिडक्ट कर ली है और टैक्स अथॉरिटीज़ को पे कर दी है, तो इन दैट केस दैट अमाउंट इज़ नॉट अगेन पेबल फॉर द एम्प्लॉय। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 10,000 पे थी, 1,000 की जो है वो टैक्स लायबिलिटी डिडक्ट कर ली एम्प्लॉयर ने। उसके बाद उस साल की मेरी जो कैलकुलेशन की गई, उस कैलकुलेशन के मुताबिक मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी टोटल 1,700। नाउ आई विल कंसिडर दैट आउट ऑफ दिस 1,700, 1,000 तो ऑलरेडी पे हो चुके हैं HMRC को, तो मुझे कितने पे करने हैं? 700। तो 700 इज़ द टैक्स पेएबल। तो इस बात को हम यूँ भी कंसिडर करते हैं कि अगर एक पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी में से पे एज यू अर्न अगर माइनस कर दें, पे एज यू अर्न माइनस कर दें, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है इनकम टैक्स पेएबल की। राइट, सो अगर आपने क्वेश्चन में कंसिडर ये देखना है, पॉइंट ये नोट करना है कि वेदर यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी और इनकम टैक्स पेएबल। समटाइम ये भी हो सकता है कि आपको पे एज यू अर्न की अमाउंट देने के बावजूद वो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करें, तो ऐसी सूरत में कोई फर्दर कैलकुलेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। यू हैव टू सेव टाइम बाय अप्रोप्रिएटली एड्रेसिंग द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। सो अगर हम इन 3 पार्ट्स की बात करें तो इन द फर्स्ट पार्ट द टैक्स लायबिलिटी इज 6486 प्लस 954 प्लस 1092। The total tax liability in the first case is 8,532। पहले केस में टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 8,532। ये ए केस की बात हो रही। उसमें से पे एज यू अर्न अगर हम 2,500 लेस कर दें तो इस पर्सन को रिमेनिंग टैक्स जो पे करना होगा वो होगा 6,032। राइट, इन द बी केस अगर हम कंसिडर करें, इन द बी केस व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी? सम अप कर दें इन तीनों को, 7,540 प्लस 1,892 प्लस 3,000, सो इट इज़ 12,432। तो सेकंड केस में जो टैक्स लायबिलिटी है वो 12,432 है। तो यहाँ पे आप 12,432 में से
अगर 2500 लेस कर दें तो रिमेनिंग इज सेट टू बी योर टैक्स पेबल. So it is 9932. Same in third case, you have to sum up these amounts in order to calculate the total tax liability, and that is in this particular case 7540 plus 42,920, I think so, 42,920 plus 2,000 plus 1350. So it is total tax liability of 53,810. तो यहाँ पे इसकी टैक्स लाइबिलिटी 53,810 बनती है. सी केस में इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे एज यू अर्न अगर हम वही एज्यूम कर रहे हैं 2500, तो आफ्टर डिडक्टिंग दिस 2500 इनकम टैक्स पेबल इज 51,310, right? So this is how you have to calculate income tax payable by deducting pay as you earn from income tax liability. Now what you have to do? You have to do illustration 2, which is on PDF page number 116, and test your understanding 1, which is on PDF page number 119, and third illustration 3, which is on PDF page number 120 as practice. इन सब को समझने के बाद as practice आपने ये क्वेश्चंस भी करने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस हाउ द कपल कैन सेव देयर टैक्स लायबिलिटी. तो जैसे हमने रूल में पढ़ा था, कपल जो है आपस में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं देयर इनकम, देयर सेविंग इनकम, और इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम इट विल रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी. सो मैरिड कपल के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. फर्स्ट अगर अगेन बात करें, दे हैव अ ऑप्शन टू ट्रांसफ़र देयर पर्सनल अलाउंस टू अदर स्पाउस इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी, कंबाइंड टैक्स लायबिलिटी. तो इसी तरह ये आपस में जॉइंटली इलेक्ट कर सकते हैं किसी एसेट के बारे में कि उस एसेट से कितनी इनकम कौन रिसीव करेगा. इफ़ एन एसेट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय द कपल, then in that case they can elect how much income can be recorded as one person's income. So here in this question we have to consider the same thing. Ting is married to Ning. She has employment income of 54,000 per annum. 54,000 means higher rate band पे लाया करती है. चाहे इसमें से 12,570 का आप डिडक्ट भी कर लें पर्सनल लोन्स, तब भी ये हायर रेट बैंड पे होगी. She has various bank accounts from which she received interest of 5,625. Ning earns 20,000 trading profit from self-employment each year. He has no other income. ठीक है. Calculate the couple's income tax liability for the tax year 22-23 and advise how they could have saved tax for reorganizing their investment. So I will do this complete question in the online class, but फ़िलहाल आप लोगों को समझाता हूँ ताकि अगर आप लोग इसके लिए ट्राई कर लें कि कैसे से सॉल्व किया जाएगा. पहली बात यह है कि अगर टिंग अपनी 5,625 की सेविंग इनकम ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, टिंग के ही रिकॉर्ड में लिखी जा रही है, इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर दैट टिंग्स टोटल इनकम इज़ 59,625, जिस पे हमने उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और निंग की टैक्स लायबिलिटी 20,000 के हवाले से कैलकुलेट की जाएगी. ऑब्वियसली आप 12,570 का पर्सनल लोन्स दोनों जगह पे डिडक्ट करेंगे. बट व्हाट इफ टिंग ट्रांसफ़र बैंक इंटरेस्ट ऑफ 5,625 टू निंग, अगर ये 5,625 का 5,625 का इंटरेस्ट निंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा. पहली बात यह है कि फ़ायदा ये होगा कि टिंग को हायर रेट पे टैक्स पे करना है, जबकि निंग ने अगर ये 5,625 की इनकम अगर रिसीव की तो उसे किस रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बेसिक रेट पे. एक ये फ़ायदा हो जाएगा. सेकंड, आपके पास निल रेट बैंड के हवाले से अगर वो टिंग पे अप्लाई हों निल रेट बैंड, तो चूँकि टोटल इनकम हायर रेट बैंड पे लाई करती है तो उसका 500 का पोर्शन 0% पे टैक्स होगा. लेकिन अगर यही अमाउंट निंग को ट्रांसफ़र कर दी जाए
तो चूंकि ये बेसिक रेट बैंड पे लाया करती है, सो दैट इज़ वाई 1000 की सेविंग इनकम 0% पे टैक्स होगी. सो दैट इज़ हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड एंड यू हैव टू mention this in columnar form by comparing those two situations. एक वो सिचुएशन जहाँ पे टिंग ने 5625 की इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफ़र नहीं की और एक जिसमें ट्रांसफ़र की है. इसी तरह एप्पल हैज़ एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 16,500 एंड सेविंग इनकम ऑफ 10,000. हाउ मच ऑफ एप्पल्स इन सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरह से उन्होंने पूछा है. उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके पास कितनी टैक्स लायबिलिटी है, उन्होंने जस्ट ये पूछा है कि एप्पल की सेविंग इनकम का कितने परसेंट 20% के हिसाब से टैक्स किया जाएगा. सो यू नो दैट कि एम्प्लॉयमेंट इनकम उसकी 16,500 है, तो कोई आपके पास स्टार्टिंग रेट का बेनिफिट मिल सकता है. चेक करना पड़ेगा क्योंकि 16,500 में से 12,570 लेस करें तो सेविंग इनकम 5,000 से कम रहती है. तो आपके पास 10,000 की सेविंग इनकम में से कुछ इनकम पे 0% पे टैक्स होगा, बाकी इनकम के हवाले से आपका स्टार्टिंग रेट भी अप्लाई होगा, आपका सेविंग इनकम निल रेट बैंड भी अप्लाई होगा, रिमेनिंग इनकम 20% पे टैक्स होगी.